सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइज़, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का टॉप लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज़, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज़, ये आपसे सारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है गाइज़, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा। एंड जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो, मैं इसमें सारी पॉइंट को क्लियर करूँगी। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप चीज़ों को नोट भी करिएगा और उसे याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जितनी भी सारी चीज़ें आपकी क्लियर आउट नहीं है, आप उसको नोट करिए और उसका जितना ज़्यादा हो सके उसका उतना ज़्यादा आप रिवीजन करिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए गाइस, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एंड सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो गाइस, आपके जो है चाहे वो आप रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, अब आपके एग्ज़ाम में समय बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करिए, मेहनत करिए, जितना ज़्यादा हो सके इस बार अपना कोशिश करिए कि हमें इस बार सिलेक्शन ले ही लेना है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है, तो इसे आप एक बार ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए और रिवीजन करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बांध भारत का सबसे पुराना बांध है? तो आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन-सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलनई बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल बांध या ऑप्शन डी कोयना बांध। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलनई बांध जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे पुराना बांध है। अब इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कन्नई बांध की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके कौन से राज्य में है। तो गाइस याद रखिएगा ये जो है अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है आपके तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा कन्नई बांध को किस नदी पर बनाया गया गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है कावेरी नदी पर निर्मित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी नदी पर निर्मित है गाइस, तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर निर्मित है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा आपको याद रखना है कि कलनई बांध जो है ये आपको ध्यान रखना है 6 मीटर जो है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है मैं अलग कलर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को इसमें ये कंफ्यूजन हो। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे गाइस, तो याद रखिएगा कलनई बांध की ऊंचाई के बारे में। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 6 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें इसकी जो है गाइस याद रखिएगा लंबाई की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। लंबाई की याद रखिएगा, तो लंबाई की अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 229 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा सॉरी हाँ सॉरी 339 मीटर, ठीक है। 339 मीटर जो है गाइस याद रखिएगा, ये इसका जो है आपको ध्यान रखना है। 339 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 19 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप चौड़ाई भी लिख लीजिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है चौड़ाई इसकी कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा चौड़ाई इसकी जो है ये 19 मीटर इसकी चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ये जो है कन्नई बांध से आप इसकी लंबाई, चौड़ाई और कौन से नदी पर है और किस राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि है आपकी हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड की बांध की अगर हम बात करें गाइस, तो यह देखिएगा भारत का अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे लंबा बांध आपका जो है ये हीराकुंड बांध है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपका हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। और वहीं अगर हम बात करें कि ये जो है आपके कौन से राज्य में है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से राज्य में है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके उड़ीसा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये जो है आपके कौन से नदी पे निर्मित है गाइस, याद रखिएगा हीराकुंड बांध, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये महानदी पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके महानदी पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके हीराकुंड बांध से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं गाइस आपके भाखड़ा नांगल, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाखड़ा नांगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये इसे जो है सतलज नदी पे बनाया गया।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे इसे जो है कौन-सी नदी पे बनाया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भाखड़ा नांगल बाँध को सतलज नदी पर बनाया गया और याद रखिएगा ये कौन से राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बाँध जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके कौन से राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बाँध जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और वहीं है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसकी ऊँचाई की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बाँध की जो है ऊँचाई, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ, आप लिख लीजिएगा ऊँचाई। तो ऊँचाई इसका याद रखिएगा 226 मीटर जो है, ये आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बाँध की ऊँचाई जो है, ये कितनी है गाइस? याद रखिएगा 226 मीटर जो है, 226 मीटर जो है इसकी ऊँचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाखड़ा नांगल से प्रश्न रहता है, इसलिए मैं इसे बता दी हूँ, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जो है ये उत्तरदायित्व है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ऑप्शन बी राइजोबियम जैपोनिकम, या ऑप्शन सी राइजोबियम फिजियोली, ऑप्शन डी राइजोबियम ट्राइफोली। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइजोबियम ट्राइफोली जो है गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये चीज आपको याद रखना है कि राइजोबियम ट्राइफोली जो है ये जीवाणु जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये कहाँ पे रहते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है पौधों के जो है ये आपको ध्यान रखना है, पौधों की जड़ों में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पौधों के जड़ों पर रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पौधों के जड़ों जड़ों में जो है रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन के स्तर को जो है स्थिर रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। पौधों की जड़ों में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और नाइट्रोजन के जो है इसका स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आपको बताना है कि पपीते का पीला रंग किसकी वजह से होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैरिक एक्सिनिथिन की वजह से, ऑप्शन बी कैरोटीन की वजह से, ऑप्शन सी लाइकोपीन की वजह से, या ऑप्शन डी एंथोसाइनिन की वजह से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैरिक एक्सिथिन की वजह से जो है पपीते का रंग पीला होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी वजह से जो है पपीते का भी रंग पीला होता है, और जो आम का रंग है इसकी वजह से भी पीला होता है। ये आम का रंग जो है इसी की वजह से पीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैरोटीन की अगर हम बात करें तो गाजर का जो रंग होता है गाइस याद रखिएगा, गाजर का रंग जो है ये आपको ध्यान रखना है। गाजर का रंग जो है ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो याद रखिएगा गाजर का रंग जो होता है ये होता है कैरोटीन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें तो लाइकोपीन की वजह से जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टमाटर का रंग जो लाल होता है ये आपको ध्यान रखना है। टमाटर का लाल रंग जो है ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो याद रखिएगा टमाटर का लाल रंग जो होता है ये लाइकोपीन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। टमाटर का लाल रंग जो होता है ये लाइकोपीन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें टमाटर का लाल रंग, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तरबूज का लाल रंग, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा कि तरबूज का लाल रंग जो है ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो याद रखिएगा तरबूज का लाल रंग हो गया या फिर टमाटर का लाल रंग हो गया, याद रखिएगा ये होता है आपके लाइकोपीन की वजह से, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें एंथोसाइनिन की, अगर हम बात करें तो एंथोसाइनिन आपको याद रखना है, स्ट्रॉबेरी का जो रंग होता है गाइस याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी का जो रंग होता है, यहाँ पे मैं पूरा नहीं शॉर्ट में लिखा दे रही हूँ ताकि आप याद रखिएगा। तो स्ट्रॉबेरी का जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंगूर, अंगूर आपका जो है एक आता है जो थोड़ा हरा कलर पे होता है, और एक जो आता है आपकी जो है जो थोड़ा-सा मतलब कि बैंगनी कलर पे होता है, ठीक है? तो ये जो है ये किसकी वज़ह से होता है? एंथोसाइनिन की वज़ह से होता है। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है, ब्लूबेरी का जो रंग होता है गाइस याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लूबेरी का जो रंग होता है ये किसकी वज़ह से होता है गाइस? तो याद रखिएगा ये भी आपके एंथोसाइनिन की वज़ह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि देवी भद्रकाली को जो प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य किया जाता है, और उस स्थानीय नृत्य का नाम क्या है? पदायनी है, ठीक है? उस स्थानीय नृत्य का नाम है, और ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो है ये किया कहाँ जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है केरल में किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर हम बात करें ये नृत्य
नृत्य जो है ये कहाँ होता है गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि कौन से नदी के तट पर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पदायनी नृत्य है गाइस, याद रखिएगा, ये पंपा नदी के तट पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंपा नदी के तट पर किया जाता है ये नृत्य, और ये जो है इनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंपा नदी के तट पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से मंदिर में किया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा, पंपा नदी के तट पर किया जाता है, और जो है भद्रकाली मंदिर में, ठीक है। पंपा नदी के तट पर किया जाता है, भद्रकाली जो मंदिर है वहाँ पे गाइस, याद रखिएगा, भद्रकाली मंदिर में ये नृत्य किया जाता है इनको खुश करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। भद्रकाली मंदिर में ये नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भद्रकाली मंदिर में, ठीक है, नृत्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भद्रकाली मंदिर में नृत्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केरल के पंपा नदी के तट पर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विजयनगर को अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा है, ये आपको बताना है। तो पुर्तगालियों से चलता रहा है, या ऑप्शन बी कालीकट से, या ऑप्शन सी बहमनी राज्य से, या ऑप्शन डी पांड्यों से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले अगर हम बहमनी साम्राज्य की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था गाइस, याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 1336 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका स्थापना हुआ था 1336 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा 1336 में जो है ये किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा 1336 में दो भाइयों ने मिलकर की थी, जिसका पहला नाम था गाइस, याद रखिएगा, हरियर ने मिलकर की थी, हरियर और बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो है इस इनका जो है पतन जो हुआ था वो कब हुआ था गाइस? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका पतन हुआ था 1649 में। अगर हम बात करते हैं पतन की गाइस, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका पतन कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा 1649 में जो है इसका पतन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय जब पतन हुआ था तो कौन से वंश का शासन था? तो ये भी याद रखिएगा, उस समय जो था वो अराविडु वंश का शासन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय जो है ये किस वंश का शासन था गाइस? तो याद रखिएगा, उस समय जो है अराविडु वंश का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा जो आपके बहमनी साम्राज्य में जो संघर्ष था वो कौन सी चीजों को लेकर था? तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य से जो संघर्ष की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा संघर्ष जो था वो रायचूर द्वीप को लेकर था, ये आपको ध्यान रखना है। संघर्ष जो था इन दोनों के बीच में वो किसके लिए था गाइस? तो याद रखिएगा रायचूर द्वीप के लिए संघर्ष था, ये भी आपको ध्यान रखना है। रायचूर द्वीप के लिए संघर्ष था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उस समय जो है विजयनगर की जो राजधानी थी ये कहाँ थी गाइस? तो अगर हम राजधानी की बात करें तो याद रखिएगा उस समय जो विजयनगर की राजधानी थी वो हम्पी थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो संघर्ष जब हुआ था तो इसी के बीच में जो है कौन सा युद्ध हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा इसी के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो आपने सुना भी और पढ़ा भी होगा, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था इनके बीच में, और याद रखिएगा इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है हम्पी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद याद रखिएगा कि इसका पतन कब हो गया था? 1649 में। और इसमें जो है पतन जब हुआ था उस समय किस वंश का शासन था? ये आपको ध्यान रखना है। ये था अराविडु वंश था, ये आपको ध्यान रखना है। और जब हरियर और बुक्का ने जो है 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो सबसे पहला वंश जो, यानी कि अगर हम बात करें ये कौन से वंश से थे गाइस, तो याद रखिएगा ये जो थे गाइस, याद रखिएगा ये जो थे ये संगम वंश के थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य पे सबसे पहले शासन करने वाला कौन सा वंश था? संगम वंश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नेम है, या ऑप्शन बी विटामिन बी का रासायनिक नेम है, या ऑप्शन सी विटामिन ई का, या ऑप्शन डी विटामिन डी का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा थायमिन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। थायमिन जो है ये विटामिन बी का नाम है, लेकिन फिर वहीं पे विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नेम अलग हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। टोकोफेरॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं टोकोफेरॉल जो है गाइस, याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नेम
कैल्सीफेरोल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कैल्सीफेरोल जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि कैल्सीफेरोल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया तो इसे सही से लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें कैल्सीफेरोल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है गाइस, तो याद रखिएगा ये है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और किस विटामिन को जो है आपको याद रखना है कि हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को ही हार्मोनल विटामिन कहते हैं। और सबसे तेज़ गति से जो हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है, वो विटामिन डी ही बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैंने विटामिन से रिलेटेड 10 मिनट का शो लेकर आई होंगी, आप मेरे प्रोफाइल में जाकर अगर आप उसे देखेंगे, उसमें आप वीडियोज़ में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको विटामिन मिलेगा, जो कि 10 मिनट का शो होगा। वहाँ पे विटामिन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, उन सारी चीज़ों को क्लियर की हूँ, तो आप वहाँ से विटामिन देखेंगे वो उस टॉपिक को, तो आपके विटामिन से जितना भी रिलेटेड कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात विटामिन जो है सी का रासायनिक नेम जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड है, तो यहाँ पे एक विटामिन और याद कर लीजिएगा जो कि बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, ठीक है? विटामिन ए का जो है ये रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नेम जो है ये रेटिनॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नेम जो है ये रेटिनॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इन चार में से कोई एक कथन है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही है। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, नहीं ये गलत है, ठीक है? तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न्यायोचित नहीं होते गाइस, और ये देश के सम्मान के लिए दिशा निर्देश करते हैं, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व की, तो ये अब अगर हम बात करें कि ये जो है आपके कौन से अनुच्छेद में गाइस, तो ये आपका ध्यान रखना है। ये जो है आपका अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक जो है ये आपको ध्यान रखना है। 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो है वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है 36 से 51। वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके कौन से भाग में है गाइस, तो याद रखिएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से भाग में? भाग 4 में। और याद रखिएगा ये जो है ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको ध्यान रखना है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तमिलनाडु के समुद्री तट को किस रूप में जाना जाता है, तो आपको बताना है कि तमिलनाडु के समुद्री तट को, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है कोरोमंडल, ऑप्शन बी मालाबार, या ऑप्शन सी उत्तरी सरकार तट, या ऑप्शन डी कोंकण तट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे अगर हम इंडिया का मैप लेते गाइस, तो यहाँ पे अगर हम इंडिया का मैप लेते हैं तो ये हो गया आपका, ठीक है? इस तरीके से जो है ये आपका जो है मैप हो गया गाइस, इस तरीके से जो है ये आपका मैप हो गया। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये जो तट होता है, ये यहाँ से जो तट होता है गाइस, ये आपका कौन सा तट होता है? ये जो तट होता है ये आपका कोरोमंडल तट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कौन सा तट होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका कोरोमंडल तट होता है, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें ये जो है आपका कौन सा तट होता है गाइस, ये वाला जो तट होता है ये आपका जो है ये आपका कौन सा तट होता है, ये आपका होता है मालाबार तट, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये होता है आपका मालाबार तट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैप के थ्रू आप याद रखिएगा ताकि जब भी अगर पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ये वाला जो तट होता है ये आपका कौन सा तट होता है गाइस, तो ये वाला जो तट होता है ये आपका कोंकण तट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका ध्यान रखना है, ये जो होता है आपका कोंकण तट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपका कोंकण तट होता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है इसके ऊपर जो है ये कौन सा तट होता है, ये आपका उत्कल तट होता है, ठीक है? ये आपका कौन सा तट होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये होता है आपका उत्कल तट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये याद रखिएगा कि कौन सा तट कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोरोमंडल तट के बारे में, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कोरोमंडल तट से पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है।
तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं कोरोमंडल तट की गाइस। तो याद रखिएगा ये जो है आपके कहाँ से फैला हुआ है, तो गाइस याद रखिएगा ये आपके जो है कृष्णा नदी से लेकर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो तट जो है ये कहाँ तक है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तट जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो तट है ये आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है गाइस। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे बंदरगाह स्थित है। इस तट पे जो है बहुत सारे बंदरगाह स्थित है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि चेन्नई जो बंदरगाह है ये आपको ध्यान रखना है। चेन्नई बंदरगाह जो है ये कौन से तट पर स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा चेन्नई बंदरगाह जो है ये आपके कोरोमंडल तट पे स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है आपका जो है नागपट्टिनम बंदरगाह जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा कि आपका जो है नागपट्टिनम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि नागपट्टिनम बंदरगाह जो है ये कहाँ है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है नागपट्टिनम बंदरगाह जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये भी आपके जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था आपसे कि कोरोमंडल तट जो है ये भारत के जो है कौन से साइड का हिस्सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, याद रखिएगा कोरोमंडल जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके भारत के जो है आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्वी तट का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के जो है ये कौन से साइड का हिस्सा है गाइस, तो याद रखिएगा ये भारत के दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत के दक्षिणी पूर्वी तट का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो आपके ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, या ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उस्ताद मंसूर खां जो है ये जहांगीर के दरबार के जो थे ये चित्रकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर जहांगीर के दरबार की याद रखिएगा तो पहला आपको याद रखना है, यहाँ पे दो नाम मैं लिखा देती हूँ जो कि ये दोनों नाम बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला हो गया जो कि आपको याद रखना है, पहला हो गया जो कि मंसूर खां हो गया, और दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है दो चित्रकार थे जो कि जहांगीर के दरबार के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो नाम था वो क्या था गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा नाम जो चित्रकारी का था ये थे अबुल हसन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा अबुल हसन जो है ये किसका ज्यादा चित्र बनाते थे, ये व्यक्ति का जो है जो व्यक्ति का चित्र बनाने में ये बहुत ज़्यादा माहिर थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो चित्र बनाते थे ये आपको ध्यान रखना है, ये जो बनाते थे ये पक्षियों का बनाते थे खासकर, ठीक है। ये जो है पक्षियों का चित्र बनाते थे खासकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो है ये चित्रकार थे जहांगीर के दरबार का, जिसकी वजह से इनको दो उपाधि भी मिला, इन दोनों को एक-एक उपाधि भी मिला था। तो अगर हम बात करते हैं अबुल हसन की, अगर हम बात करें कि इनको जो है अगर हम बात करते हैं कि इनको उपाधि जो है कौन-सी दी गई थी जहांगीर के द्वारा, तो ये भी उपाधि याद रखिएगा। इनको जो है अबुल हसन को जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी नादिर उद जमा की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इन्हें कौन-सी उपाधि दी गई थी गाइस, याद रखिएगा इन्हें जो उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है नादिर नादिर उद जमा की उपाधि जो है ये इनको दी गई थी जहांगीर के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और अबुल हसन को भी एक उपाधि दी गई थी। अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो अबुल हसन की अगर हम बात करें इन्हें जो है कौन सी उपाधि दी गई थी, तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अबुल हसन को जो उपाधि दी गई थी वो दिया गया था नादिर उर असर की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है कौन सी उपाधि दी गई थी, तो यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा का डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें दिया गया था नादिर उद जमा की उपाधि, और जो है इनको दिया गया था नादिर उल, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी नादिर उल, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सही से दिख रहा होगा, नादिर उल असरर की उपाधि जो है इन्हें दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नादिर उल असरर की उपाधि जो है उस्ताद मंसूर को दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि रेगिस्तानी पौधे आम तौर पर होते हैं। तो आपको बताना है रेगिस्तानी पौधे कैसे होते हैं। तो इंफ्रेडा होता है, या ऑप्शन बी जड़ी बूटियां, या ऑप्शन सी हेट्रोफिलस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंफ्रेडा जो है गाइस देखिएगा ये रेगिस्तानी पौधा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये खासकर कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी पौधा जो है खासकर जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये जब पूछा जाता है कि कौन से, तो खासकर याद रखिएगा शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है गाइस, याद रखिएगा इंफ्रारेड जो है ये आपको ध्यान रखना है शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये वही पौधा है। ये आपको ध्यान रखना है शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉइंट इससे और याद रखिएगा। ये जो पौधा है इसकी क्या खासियत होती है गाइस, तो यह देखिएगा ये जो है सूखे और कठोर जलवायु में भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पौधे होते हैं गाइस, यह देखिएगा ये जो है सूखे सूखे और यह देखिएगा जो कठोर जलवायु में भी ये जीवित रह सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। सूखे और कठोर, ये आपको ध्यान रखना है। सूखे और कठोर जलवायु जो होती है गाइस, यह देखिएगा इसमें भी जो है ये आपको ध्यान रखना है। जलवायु जो होती है इसमें ये जीवित रह सकता है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये वही पौधा है। ये आपको ध्यान रखना है इंफ्रेड्रा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सूखे और कठोर जलवायु में जीवित रह सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवित रह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार किसके कारण होता है। तो प्रकाश का प्रसार जो होता है गाइस, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या ऑप्शन बी धूल के कारण, या ऑप्शन सी जलवाष्प के कारण, या ऑप्शन डी हीलियम के कारण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धूल के कारण जो है ये प्रकाश का प्रसार होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा। तो जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था गाइस, याद रखिएगा वो था आपका कौन सा था गाइस, वॉरेन हेस्टिंग जो है उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग जो है उस समय जो है भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय जो है ये आपको ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने उस टाइम, तो इनका जो है आपको जो है कार्यकाल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे उस टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका अगर हम शासन काल की बात करें कि इन्होंने जो है कब से कब तक शासन किया था गाइस, तो इनका जो शासन काल था वॉरेन हेस्टिंग का वो था 1772 से लेकर जो है आपको ध्यान रखना है इनका जो शासन काल था वो था 1772 से लेकर जो है 1785 तक था। ये आपको ध्यान रखना है 1772 से 1785। अब आ जाते हैं गाइस एशियाटिक सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो एशियाटिक सोसाइटी की अगर हम स्थापना की बात करते हैं गाइस, तो याद देखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो याद देखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। ये आपको ध्यान रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ ताकि आपको लगे कि ये एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, क्योंकि ऐसा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा हम जो बात करें ये किसके बारे में बात करेगा, इस तो याद रखिएगा हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। इसकी स्थापना 1784 में हुई थी, ये तो आपको पता है। लेकिन इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी जो स्थापना ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा विलियम जोन्स ने। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी, तो 1784 में। ये आपको ध्यान रखना है विलियम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है विलियम जोन्स ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विलियम जोन्स ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी नरेंद्र देव ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने, या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 2004 से 5 में, या ऑप्शन बी 2000 से 2001 में, या ऑप्शन सी 1998 से 1999, या ऑप्शन डी 1995 से 1996। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1998 से 1999 के बीच में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। ये जो है आपको ध्यान रखना, ये जो है राष्ट्रीय कृषि और जो ये तो भारत सरकार द्वारा जो है शुरू की जाती है, लेकिन इसको विकसित जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अगर हम बात करें तो आपका जो है ये जो है आपको ध्यान रखना जो नाबार्ड है, ये आपको ध्यान रख इसका जो है ये क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा नाबार्ड का क्या होता है, नाबार्ड का होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, NABARD। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है, नाबार्ड के द्वारा जो है ये विकसित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे 1998 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विकसित किया गया था 1998 से 99 के बीच में जो है शुरू किया गया था, और नाबार्ड के द्वारा विकसित हुआ भी 1998 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विकसित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि किस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना शुरू किया था। तो चित्रकारी करना जो है ये मध्य पाषाण काल में, या ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल में, या ऑप्शन सी नव पाषाण काल में, या ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य ने सबसे पहले जो है पूरा पाषाण काल में चित्रकारी करना शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पूरा पाषाण काल का कालखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं गाइस तो याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल का जो है ये कालखंड क्या था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो कालखंड है गाइस याद रखिएगा, इसका कालखंड है 5 लाख ईसा पूर्व से जो है 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है कालखंड कब से कब तक था, 5 लाख से जो है आपको ध्यान रखना है 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 5 लाख से लेकर जो है गाइस याद रखिएगा 12,000 ईसा पूर्व जो है इसका कालखंड माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पूरा पाषाण की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि मानव के द्वारा जो है आग की खोज जो है ये किसमें हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि आग की खोज की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि आग की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आग की खोज मानव के द्वारा जो हुआ था ये हुआ था पूरा पाषाण काल में, ये आपको ध्यान रखना है, आग की खोज हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है कि जो है पत्थर के औजार का इस्तेमाल जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा पत्थर के जो है आपको ध्यान रखना है, पत्थर के औजार का इस्तेमाल जो है इन लोगों ने किया था गाइस, याद रखिएगा ये किए थे पूरा पाषाण के लोग। ठीक है, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार का इस्तेमाल जो है ये किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा ये किया था पूरा पाषाण के लोग। और उस समय जो पूरा पाषाण के लोग जो थे उस समय जो है याद रखिएगा उन्हें आदि मानव के नाम से भी जानते थे, यह भी आपको ध्यान रखना, आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहले इसमें जो है इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शिकार करते थे। ठीक है, शिकार करके जो है भोजन ग्रहण करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरा का पाषाण काल में जो है गाइस देखिएगा इसमें जो है इन्होंने ये लोग जो है शिकार किया करते थे, और शिकार शिकार करके जो है गाइस देखिएगा इसी में जो है याद रखिएगा शिकार करके भोजन ग्रहण करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भोजन ग्रहण करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, भोजन ग्रहण करते थे। और इस समय जो है याद रखिएगा इनके पास जो है ये आपको ध्यान रखना है भोजन ग्रहण करते थे, और इस समय जो है इनके पास अस्थाई घर नहीं था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस समय जो है गाइस याद रखिएगा जो भी अस्थाई घर जो था अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो अस्थाई घर था ये नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थाई घर जो है अस्थाई घर जो है ये नहीं थे इस समय, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि दिल्ली के किस वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। तो सबसे ज्यादा समय तक लोधी वंश ने, या ऑप्शन बी तुगलक वंश ने, या ऑप्शन सी गुलाम वंश ने, या ऑप्शन डी खिजर वंश ने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दिल्ली पर जो शासन किया था वो 5 वंशों ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो दिल्ली पे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा
5 वंशों ने जो है गाइस याद रखिएगा 5 वंशों ने शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें से जो है 4 ऑप्शन में है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 में कौन-कौन है? लोदी है, गुलाम है, तुगलक है, खिलजी है और एक और जो है ये कौन-सा है? सैयद वंश, ठीक है? यहाँ पे मैं नीचे ही लिख देती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। एक और वंश कौन-सा हो गया? एक और जो हो गया ये आपका सैयद वंश हो गया, ठीक है? अब इस वंश का अगर हम शासनकाल की बात करें गाइस तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोदी वंश, ठीक है? लोदी वंश का जो शासन था ये कब से कब तक था गाइस? याद रखिएगा। लोदी वंश का शासन था 1451 से 1526, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। ये जो था ये आपको ध्यान रखना है 1451 से लेकर जो है आपको ध्यान रखना है 1526 तक इसका शासन था। उसके अलावा अगर हम तुगलक वंश की बात करें गाइस तो तुगलक वंश का जो शासन था वो था आपका था 1320 से लेके 1414 तक इसका शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। 1320 से लेकर जो है 1414 तक इसका शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गुलाम वंश का जो था ये आप सभी को पता होगा 1206 से लेकर जो है 1290 तक जो है इसका शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम जो है खिलजी वंश की अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा खिलजी वंश का जो शासन था ये था आपका 1290 से 1320 था, ये आपको ध्यान रखना है। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम सैयद वंश का शासन की बात करें तो याद रखिएगा सैयद वंश का शासन था 1414 से लेके ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है 1414 से लेके 1451 तक इसका शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सबसे ज़्यादा शासन की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा शासन जो है ये किसने किया था? ये किया था तुगलक वंश ने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप तुगलक वंश का जो शासनकाल देखेंगे, तुगलक वंश का जो शासनकाल देखेंगे वो है आपका 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है? अगर आप लगभग इसका शासनकाल देखेंगे तो देखेंगे कि 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा यंत्र है? तो आपके ऑप्शन है साइटोट्रॉन या ऑप्शन बी गायरोस्कोप या ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर या ऑप्शन डी हाइग्रोस्कोप। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोस्कोप से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने का जो मापा जाता है वो हाइग्रोस्कोप से मापा जाता है। वहीं अगर हम बात करें साइटोट्रॉन की अगर हम बात करते गए तो याद रखिएगा ये जो है इससे क्या होता है तो इससे जो है कृत्रिम मौसम जो उत्पन्न होता है गाइस याद रखिएगा आप सभी ने पढ़ा होगा कृत्रिम मौसम। तो याद रखिएगा कृत्रिम मौसम जो है आपको ध्यान रखना है कृत्रिम मौसम उत्पन्न जो होता है ये किसकी वजह से होता है गाइस? तो याद रखिएगा कृत्रिम मौसम उत्पन्न होता है साइटोट्रॉन की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कृत्रिम मौसम जो उत्पन्न होता है ये किसकी वजह से होता है गाइस? तो याद रखिएगा कृत्रिम मौसम जो उत्पन्न होता है ये साइटोट्रॉन की वजह से होता है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा गायरोस्कोप की, ठीक है? गायरोस्कोप की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा इससे जो है घूमती हुई वस्तु की गति अगर हम बात करें तो याद रखिएगा घूमती हुई वस्तु की गति जो है ये किससे मापा जाता है गाइस? तो याद रखिएगा घूमती हुई वस्तु की गति, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। घूमती हुई वस्तु की गति जो है आपको ध्यान रखना है। घूमती हुई वस्तु की गति किससे मापा जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मापा जाता है गायरोस्कोप से। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर, ठीक है? हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है ये किससे मापा जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा द्रवों का अपेक्षित घनत्व, ठीक है? आपको ध्यान रखना है द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है ये किससे मापा जाता है गाइस? तो याद रखिएगा द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है ये जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आपको बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के जो है याद रखिएगा अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बी एन राव की बात करें गाइस तो याद रखिएगा बी एन राव जो है ये आपके कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा बी एन राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको
ध्यान रखना है कि संवैधानिक, ठीक है? आपको ध्यान रखना है संवैधानिक सलाहकार जो थे ये कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा संवैधानिक सलाहकार जो थे ये आपके बी.एन. राव थे, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें सच्चिदानंद सिन्हा की गाइस तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ पे अगर अध्यक्ष पूछे तो वो हो जाएँगे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जहाँ अस्थायी लग जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। अम्बेडकर की अगर हम बात करें बी.आर. अम्बेडकर गए याद रखिएगा तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा ये थे आपके बी.आर. अम्बेडकर, ये आपको ध्यान रखना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा खाद्य पदार्थ शरीर में नए ऊतकों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो फल, ऑप्शन बी सब्जी, ऑप्शन बी पनीर। तो पोषक तत्व तो सभी प्राप्त करते हैं, प्राप्त प्रदान करता है, यानी सब्जी, फल और जो है ये आपके पनीर, ये तीनों करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो कौन सा उद्योग है? तो सीमेंट उद्योग है, या ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग है, या ऑप्शन सी हथकरघा, या ऑप्शन डी समाचार प्रिंट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेपा नगर जिस लिए जाना जाता है वो समाचार प्रिंट के लिए जाना जाता है, यानी कि जो समाचार प्रिंट का जो कागज उद्योग होता है ये आपको ध्यान उसके लिए बहुत ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नेपा नगर आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़ आपका जो है रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी का जो आज का सेशन है ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। जय हिंद।